गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर सोशलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो सामाजिकरण है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन सी यहाँ पर एजेंसीज है, यानी कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सोशलाइजेशन करने में मदद करती है बच्चों की। वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो सोशलाइजेशन के टाइप होते हैं, कुछ परिभाषाएं आपसे पूछी जाती है विद क्वेश्चंस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है और यदि सेशन आपको अच्छा लगता है कुछ बेनिफिशियल आपने सीखा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इसी तरीके से आपको बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन के नोट्स खरीदना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर। आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके सारी डिटेल जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सीडीपी के थ्योरी सेशंस भी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप वीडियो कोर्स भी यहाँ पर बाय कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक, यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है, सामाजिकरण क्या होता है। तो यदि इसको एक परिभाषा के फॉर्म में याद करें, एक डेफिनेशन फॉर्म में याद करें, तो सामाजिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का एकीकरण करना। ठीक है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार से एकीकृत करती है। मतलब बच्चे का एक कंप्लीट सोशल डेवलपमेंट होना, मतलब वो समाज के अंदर पूरे तरीके से एडजस्ट हो पाए, जिस तरीके से समाज के नियम कानून है वो उनको समझ पाए, उनका पालन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं या फिर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति, समाज व सामाजिकरण तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है। कौन कौन? एक व्यक्ति, एक उसका समाज और इस समाज के थ्रू होने वाला व्यक्ति का सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बेसिक आपको सोशलाइजेशन के बारे में बताया गया है, सोशलाइजेशन क्या होता है। अब आता है थोड़ा सा टफ टास्क, क्योंकि हमसे कुछ परिभाषाएं पूछी जाती है। तो किंग्सले डेविस की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में ढाला जाता है, सामाजिकरण कहलाता है। क्या बोला गया है, वह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु को हम लोग एक सामाजिक प्राणी बना रहे हैं, सोशलाइजेशन की प्रोसेस कहलाएगी। दूसरी ग्रीन्स के शब्दों की बात करें तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेष एवं आत्मपन यानी कि सेल्फहुड, आत्मपन की यहाँ पर बात हो रही है, आत्मपन यानी कि सेल्फहुड व व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो सोशलाइजेशन एक प्रकार की कौन सी प्रोसेस होगी जहां पर बच्चा जो सांस्कृतिक परिवेश है उसको स्वीकार करेगा, आत्मपन यानी कि सेल्फहुड और व्यक्तित्व को प्राप्त करेगा। तो ये दो डेफिनेशन हम लोग आज के सेशन में पढ़ रहे हैं विच इज रिलेटेड टू सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में ढालना, किंगले की बात हो रही है, किड्स, छोटे बच्चों की बात हो रही है, ऐसे करके किंगले को आप किड्स से कनेक्ट करके याद कर सकते हो, नवजात शिशु से कनेक्ट कर सकते हो। और ग्रीन का कुछ आप ऐसे ही नॉर्मली करके याद कर सकते हो कि सेल्फहुड, आत्मपन, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो कुछ ग्रीन्स करके आप इसको कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आगे सामाजिकरण के प्रकार। वैसे तो सामाजिकरण कई प्रकार का होता है, लेकिन मेनली इसके टू टाइप होते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 से 4 प्रकार के सामाजिकरण पढ़ेंगे। एक होता है प्राथमिक सामाजिकरण, आप सभी को पता है, परिवार के साथ बच्चा जब रहता है, जब परिवार में निवास करता है, तो उसके आसपास के लोग जब उसकी मदद करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ, बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन हो चुका है या फिर हो रहा है। माध्यमिक सामाजिकरण या फिर द्वितीयक सामाजिकरण की हम लोग बात करेंगे, जो अदर एजेंसीज है, लाइक कोई भी दूसरा संस्था, समूह, स्कूल वगैरह जो उसकी मदद करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसे हम लोग अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसे सबसे पहले हम लोग डिफरेंस के रूप में जान लेते हैं। देखो, इस साइड आपके लिए प्राइमरी सोशलाइजेशन रखा गया है, दैट साइड आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है, फैमिली इज द फर्स्ट सोशल एजेंट। सबसे जो प्राइमरी, सबसे प्राथमिक रूप से जो सोशलाइजेशन प्राइमरी लेवल में किया जाता है, वो फैमिली, परिवार के द्वारा किया जाता है। यदि हम लोग बात करें सेकेंडरी की, तो स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स, स्कूल, क्योंकि जब बच्चा एक स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो वो ही उसके लिए एक फैमिली होता है। तो स्कूल के लोग, स्कूल का वातावरण और उसका पीयर ग्रुप कैसा, उसके साथी समूह कैसा है, तो वहां पर भी बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक सामाजिकरण हो पाता है। तीसरा है अ किड गेट्स अनकंडीशनल लव। बहुत ही असीमित प्यार बच्चे को यहाँ पर परिवार वालों से मिलता है, कोई भी कंडीशनल नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्यार बच्चे को यहाँ पर मिलता है। अगला है यहाँ पर, इसी के जस्ट में आप सेकेंडरी को देखेंगे, चाइल्ड डजंट गेट सेम ट्रीटमेंट एज इन द फैमिली। जैसे फैमिली वाले बच्चों को प्यार करते हैं, जरूरी नहीं कि उसे स्कूल एंड पीयर जो ग्रुप है उससे सेम प्यार यहाँ पर मिलेगा।
इट गिव्स लिमिटेड व्यू ऑफ अदर सोसाइटी टू द चिल्ड्रन। यहाँ पर बच्चा जो है बाहर के समाज के बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को कवर अप किया हुआ रहता है फैमिली ने। ठीक है, पूरा वो बच्चा फैमिली से घिरा हुआ रहता है, आसपास के बाहर क्या चीजें हो रही है बच्चे को इसकी बिल्कुल भी या फिर बहुत कम जानकारी रहती है। जब बच्चा बाहर निकल कर स्कूल में प्रवेश करता है, नए नए लोगों से मिलता है, तो उसको देखने का जो नजरिया है, उसका दृष्टिकोण है, काफी ज्यादा वाइड हो जाता है। अगला है लर्निंग इज इनफॉर्मल। यहाँ पर जो होता है अनौपचारिक शिक्षा बच्चा ग्रहण करता है। बच्चा क्या करता है, एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करता है। और अगर अपन सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करेंगे, द्वितीयक समाजीकरण की बात करेंगे, तो लर्निंग हैपन्स फॉर्मली। यहाँ पर एक औपचारिक रूप में जो है बच्चा शिक्षा को ग्रहण करता है। राइट, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। परिवार इंपॉर्टेंट है, स्कूल एंड पीयर जो है सेकेंडरी मीडियम बनेगा। यहाँ पर बच्चे को बहुत असीमित प्यार मिलता है, बच्चे को ऐसा मिले ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर बताया गया तीसरे पॉइंट में कि यहाँ पर बच्चा जो समाज से ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है, कि वो परिवार के दायरे में रहता है। लेकिन जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, बच्चा वाइडली पूरी दुनिया से, आसपास का दूसरों का दृष्टिकोण सीखता है कि लोग क्या सोच सकते हैं। इस तरीके से उसके सोचने देखने का नजरिया काफी ज्यादा चेंज होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। यहाँ पर होती है बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा और यहाँ पर होती है बच्चों की औपचारिक शिक्षा। राइट, ये एक डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब हम लोग यदि बात करें कि जो सोशलाइजेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, तो एक लर्निंग के प्रोसेस के अंदर ही आता है। एक प्रकार की सकारात्मक प्रक्रिया है, सतत जैसे आपका डेवलपमेंट चलता है, विकास चलता है, वैसे ही चलने वाली कंटिन्यू प्रोसेस है। समय व स्थान के सापेक्ष एक गतिशील अवधारणा इसको बोला जाता है। एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है, हर एक व्यक्ति अपना सोशलाइजेशन जो है कहीं ना कुछ चेंजेस उसमें देखते हैं या फिर देखने को मिलते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है, आत्मविकास की प्रक्रिया, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट ही होगा, किसी और का नहीं होगा, उस खुद व्यक्ति का ही होगा। सांस्कृतिक आत्मसातीकरण, नई नई चीजों को लर्न करने को मिलता है, संस्कृति से जुड़ने का मौका व्यक्ति को यहाँ पर मिलता है, और सांस्कृतिक सांतत्य उसको और आगे बढ़ाने का मौका यहाँ पर सोशलाइजेशन के थ्रू, सामाजिकरण के थ्रू बच्चे को प्राप्त होता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं सोशलाइजेशन की। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिकरण को लेकर उचित नहीं है। 1 2 3 4 आपके सामने स्टेटमेंट बन जाएंगे और आपके ऑप्शन बन जाएंगे ABCD। क्या पहला दूसरा आपको सही नहीं लग रहा है, तीसरा चौथा, तो इस तरीके से आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए सोशलाइजेशन, सामाजिकरण से संबंधित। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिकरण की कौन कौन सी संस्थाएं होती है। तो प्राथमिक आप अभी देखे थे, और अभी आ गया हमारा द्वितीयक। परिवार की बात कर सकते हैं, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदार समूह, विवाह, जो उसके बिल्कुल फैमिली नेबर्स वगैरह होंगे जो उसके बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे प्राथमिक प्राइमरी एजेंसीज होगी। सेकेंडरी की द्वितीयक की आप बात करेंगे, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, राज्य आर्थिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यावसायिक समूह, जो भी उसका ग्रुप वगैरह है, बिजनेस ग्रुप है, वो सारी उसकी द्वितीयक एजेंसी के अंदर काउंट किया जाता है। अब बात की जाए यदि सामाजिकरण की प्रक्रिया की, जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, तो इसमें कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पार्सन्स की डेफिनेशन। ठीक है, पार्सन्स कहते हैं कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वो अपना सामाजिकरण करता, समाज का अंग बन जाता है। आपने पारस पत्थर के बारे में सुना होगा, काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है पारस पत्थर, ठीक है, अपनी चमक को लेकर। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पार्सन्स एक प्रकार का पत्थर है, पारस पत्थर ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बच्चे को उस पत्थर के समान माना है, कि जो सामाजिक तालाब है, यदि आप उसमें उस पत्थर को डालेंगे तो उसमें रहकर वो खुद को अपने में ढाल लेता है, इस तरीके से उसका पूरा सोशलाइजेशन हो जाता है। ये पहली डेफिनेशन है आपकी। दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे तो लुनबर्ग के अनुसार सामाजिकरण का एक सूत्र उन्होंने दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, व्यक्ति इंटू समाज। जब व्यक्ति और समाज का जुड़ाव होता है या उनका मिलना होता है, तो वो एक प्रकार से अपना सामाजिक व्यवहार क्रिएट करते हैं और उसी से निर्माण होता है हमारे सामाजिकरण का। समझ में आई डेफिनेशन क्या बोल रही है? जब एक व्यक्ति और समाज, तब जो ये दोनों चीजें जो है आपस में मिलती है, तो इसी से एक सामाजिक व्यवहार बनता है और इसी से निर्माण होता है सामाजिकरण का। तो ये एक डेफिनेशन, ये एक इनका सूत्र है। स्टीवर्ट तथा ग्लीन की बात करें तो उन्होंने 3 तत्व बताए हैं सोशलाइजेशन के लिए। एक अंतःक्रिया होती है, एक भावनात्मक स्वीकृति होती है, और तीसरा होता है संचार या भाषा। राइट, तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले पार्सन्स, पारस पत्थर, यहाँ पर इन्होंने बोला है बच्चा उस पत्थर के समान होता है जिसे आप सामाजिक तालाब में डाल दो और वहां पर उसका सोशलाइजेशन हो जाएगा। अपने घर से निकलकर बच्चा जो है नई नई चीजों को देखता है, तो कहीं ना कहीं वो सोशलाइज होने की स्टेज पर है। लुंडबर्ग ने बोला है व्यक्ति इंटू समाज, यहाँ ही से निर्माण होगा सामाजिक व्यवहार का और यही आगे चलकर सोशलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीवर्ट ग्लीन के 3 कारक है, अंतःक्रिया, भावनात्मक स्वीकृति, संचार या भाषा। ये है तो 2, लेकिन इन्होंने कारक कितने दिए होंगे? 3 दिए होंगे। अंतःक्रिया
बच्चा अंतःक्रिया के माध्यम से सोशलाइजेशन करेगा। भावनात्मक स्वीकृति होना आवश्यक है और संचार या भाषा का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब आता है सामाजीकरण के प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, विकासात्मक, अग्रिम, प्रत्याशित या फिर पुनः सामाजीकरण। इसका एक क्वेश्चन आपके ग्रेड 2 के एग्जाम में पूछा गया था। अग्रिम, प्रत्याशित, सामाजीकरण से, इसलिए हम लोग ये सारे टाइप डिस्कस करें। प्राथमिक सामाजीकरण आपको पता है, प्राथमिक सामाजीकरण परिवार में होता है। प्राइमरी लेवल पर जब बच्चे का जन्म होता है, तब वो सबसे पहला सोशलाइजेशन उसका परिवार के माध्यम से होता है। प्राइमरी लेवल का जो सोशलाइजेशन है, वो परिवार करता है। परिवार ही उसको ईमानदारी, ऑनेस्टी और जितने भी मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज है, वो सारी बच्चा कहाँ से प्राप्त करता है? प्राथमिक सोशलाइजेशन परिवार से। द्वितीयक की बात करेंगे, जो दूसरी संस्थाएं हैं जो उसको मदद करती है कुछ सिखाने में, अपना एक दृष्टिकोण चेंज करने में या उसको दृष्टिकोण को बढ़ाने में, अपने सोचने समझने का दायरा बढ़ाने में, वो सारे आ जाते हैं हमारे द्वितीयक सामाजिकरण के अंदर। लाइक बच्चे का स्कूल हो गया, बच्चा एनसीसी के वो जो होते हैं कैंप वगैरह जॉइन करता है, ठीक है? तो कुछ भी लर्न करने के लिए यदि उसने कुछ जॉइन किया है, तो वो सारी सेकेंडरी एजेंसीज़ हो जाएगी। विकासात्मक या फिर डेवलपमेंटल एजेंसीज़ क्या होती होगी? देखो, जो आपके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, ठीक है? डेवलपमेंटल मतलब आपके विकास के लिए यदि कोई भी आपको आवश्यक लग रहा है, यदि आप उसे जॉइन करते हैं, तो उसे डेवलपमेंटल एजेंसीज़ बोला जाता है। मतलब एक तरीके से हम लोग जो स्टेज से गुजरते हैं, चाहे वो इन्फेंसी हो, हमारी शैशव अवस्था हो, चाइल्डहुड बाल्यावस्था हो, एडोलेसेंस किशोरावस्था हो, तब हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी तो समाज के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, तो वो सारी अवस्थाएँ हमारी विकासात्मक डेवलपमेंटल सोशलाइज़ेशन के अंदर आ जाती है। अगर हम लोग बात करें अग्रिम प्रत्याशित सामाजीकरण की, यानी कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की, यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, तो इसमें क्या होता है, यह वो अवस्था होती है जहाँ पर हम लोग पहले से प्री प्लान होते हैं, पहले से तैयारी कर लेते हैं कि हाँ, कुछ समय के बाद हम लोग इस स्टेज में जाने वाले हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अग्रिम प्रत्याशित सामाजीकरण। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। मान लो आपको पता है कि 1 साल हो गया है, कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, फिर भी हम लोग प्रिपेयर करे जा रहे हैं कि कभी तो वैकेंसी आएगी, ठीक है? एक तो ये बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम्पल हो गया और आप टीचर बनने वाले हैं, ठीक है? तो आपका जो अटायर है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक टीचर का होना चाहिए, पहनावा उनका बिल्कुल वैसा ही है। तो आप पहले से उसकी तैयारी करके रखे हुए हैं, तो इस प्रकार के सोशलाइज़ेशन को बोला जाता है अग्रिम सोशलाइज़ेशन या फिर प्रत्याशित सोशलाइज़ेशन या फिर एंटीसिपेटरी सोशलाइज़ेशन। एक आता है पुनः सामाजीकरण करना। पुनः सामाजीकरण को आप री-सोशलाइज़ेशन बोल सकते हो। री-सोशलाइज़ेशन में क्या होता है, री-सोशलाइज़ेशन ऐसा है कि एक नया रूप आ जाता है। आप सोशलाइज़ ऑलरेडी हो चुके हो, आपका सामाजीकरण ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप फिर से अपने अंदर कुछ नया चेंज करने वाले हो, तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? री-सोशलाइज़ेशन की कैटेगरी में डालेंगे। लाइक एक शादी से पहले लड़की ऑलरेडी सोशलाइज़ हो चुकी है, लेकिन उसे कुछ नए तौर-तरीके सीखने होंगे, ठीक है? अपने बात करने का तरीका और जो भी चीज़ें उसको चेंज करनी होती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो री-सोशलाइज़ेशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है? 2 अलग-अलग एग्ज़ाम्पल आप सेम इसको उठा सकते हो। अग्रिम प्रत्याशित पहले से तैयारी अगर उसने कर रखी है कि कैसे उसको चेंजेस करना है, तो वो एंटीसिपेटरी के अंदर आ जाएगा और वो नए से रूप वहाँ पर शादी होने के बाद नया रूप ले रही है। पूरा उसने अपना बात करने का तरीका, टोन सब कुछ चेंज कर दिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे री-सोशलाइज़ेशन। पहले से बस इतना सा आप ध्यान रख सकते हो, अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो अग्रिम प्रत्याशित बोला जाएगा और री-सोशलाइज़ करने का मतलब होता है कि आप पहले से सोशलाइज़ हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको वापस से कुछ नए चेंजेस लेकर आने हैं, ठीक है? तो उसे हम लोग बोलेंगे री-सोशलाइज़ करना। ओके? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो प्राइमरी लेवल पर जो उसके आस-पास के लोग एनवायरनमेंट जो है, उसका जो सोशलाइज़ेशन करेंगे वो प्राइमरी हो जाएगा। सेकेंडरी द्वितीयक की बात करेंगे, तो दूसरे समूह के सदस्य बनेगा, उनसे बातचीत करेगा, तो ये सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा, स्कूल वगैरह, संस्थाएँ वगैरह। विकासात्मक जो डेवलपमेंट होता है हमारी अलग-अलग स्टेजेस में, तो वो विकासात्मक सोशलाइज़ेशन हो जाएगा। अग्रिम प्रत्याशित आप पहले से किसी चीज़ की तैयारी करके रखें। पुनः सामाजिकरण आप खुद का ही री-सोशलाइज़ेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं, ठीक है? तो वो पुनः सामाजीकरण होता है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, भी आपसे यहीं पर पूछा जाता है, ठीक है? अब ये टीचिंग के टाइप में भी आएगा। इसे एक प्रकार से अनुमोदक शैली और इस तरीके से नाम भी लिया जाता है। एक टीचर अपने व्यवहार को या फिर एक पेरेंट्स माता-पिता अपने व्यवहार को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। यहाँ पर आपको बताया गया है व्हाट्स योर पेरेंटिंग स्टाइल, आप किस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल में हैं। 4 प्रकार की पेरेंटिंग आपको यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहली है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग, दूसरी है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, तीसरी है परमिसिव यानी कि अनुमोदक और फोर्थ है हमारी ऑथोरिटेरियन
पेरेंटिंग। वन बाय वन करके सब डिस्कस करते हैं इमेज के थ्रू। आई थिंक ये चीजें और भी ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होने वाली है। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग जो होती है, प्रोवाइडिंग लिटिल गाइडेंस, नर्चरिंग और अटेंशन। यहाँ पर बच्चों को कोई भी गाइडेंस, कोई भी सहायता, कोई भी मदद, कोई भी हेल्प बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, अनइन्वॉल्व मतलब माता पिता का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है। देखो यहाँ पर इसके पापा लैपटॉप चलाने में लगे हुए और बच्चा उनसे बात कर रहा है, पेरेंट सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की पेरेंटिंग को यहाँ पर बोला जाता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जिस टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, एक टेबल भी साथ के साथ बनाते हुए चलते हैं। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है, परमिसिव पेरेंटिंग है और ऑथोरिटेरियन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये वीई कर देते हैं और ये ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है। वन बाय वन करके देखते हैं किसमें ज्यादा प्यार है और किसमें ज्यादा कंट्रोल है। इफ वी कैन टॉक अबाउट वार्मथ, प्यार कितना करते हैं और माता पिता कंट्रोल कितना करते हैं बच्चों को, उस हिसाब से इस टेबल को फिल करते हुए चलेंगे। चलिए, तो अनइन्वॉल्व्ड में क्या माता पिता ने बच्चों के ऊपर प्यार दिखाया? नहीं दिखाया, तो हम लोग बोल सकते हैं लो। कंट्रोल है माता पिता का बच्चों पर? बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को खुला छोड़ रखा है, जो उनकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। तो ये हो गई अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग की। ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड फोर्स रूल। मतलब यहाँ पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब प्यार तो अच्छा खासा हो ही रहा होगा। ठीक है, और साथ ही कंट्रोल भी रखते हैं। कंट्रोल कैसे रखते हैं, अगर बच्चे गलती कर रहे हैं ना तो उन्हें डांट भी पड़ेगी और अच्छा कार्य करने पर उन्हें शाबाशी भी मिलेगी। ठीक है, ये होता है हमारा ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। वी कैन टॉक अबाउट परमिसिव पेरेंटिंग, हिंदी में इसे अनुमोदक पेरेंटिंग बोला जाता है। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डोंट एनफोर्स रूल, किड्स विल बी किड्स। ये मानते हैं कि बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें मस्ती करने देना चाहिए, उन्हें शरारत करने देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के पेरेंट्स बहुत होते हैं, आपको इस प्रकार के पेरेंट्स बहुत दिखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर बच्चों को हाई वार्मथ, बहुत प्यार मिलता है, लेकिन कंट्रोल बहुत कम रहता है बच्चों के ऊपर। माता-पिता बच्चों को बिल्कुल डाँटते ही नहीं है ऐसे केस में। देन हम लोग बात करते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग की, सत्तावादी पेरेंटिंग जिसे हिंदी में बोला जाता है। सत्तावादी, सत्तावादी से ही समझ में आ रहा है कि माता-पिता बच्चों को प्यार नहीं करते, लेकिन कंट्रोल बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। मतलब उनके ऊपर कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएँ होती है, जिनको बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फोकस ऑन ओबीडियंस, पनिशमेंट ओवर डिसिप्लिन। यहाँ पर बच्चों को आज्ञाकारी बनाने की कोशिश की जाती है कि बस ये क्या करें बच्चे, इनकी आज्ञा का पालन करते रहें। ठीक है, तो ये सारे आपके शैली के अंदर आते हैं। चेली मतलब इसमें आप टीचर के बारे में भी पूछ सकता है कि टीचर को किस प्रकार का होना चाहिए, तो टीचर को अथॉरिटेटिव होना चाहिए, परमिसिव नहीं होना चाहिए, ऑथोरिटेरियन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अनइन्वॉल्व्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। इन सारे केस में बच्चों के बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अनइन्वॉल्व्ड में बच्चे जो है गलत डायरेक्शन अपनी पकड़ लेते हैं, परमिसिव में भी बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे जो होते हैं परमिसिव में अहंकारी हो जाते हैं। ऑथोरिटेरियन में बच्चे फिर चीज़ें छुपाने लग जाते हैं, गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो हमें ऑथोरिटेटिव होने की यहाँ पर आवश्यकता है, एक पॉजिटिव रिलेशन बच्चों के साथ बनाना है, सकारात्मक वातावरण क्रिएट करना है, साथ ही अगर वो गलती करते हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स को राइट होता है कि वो पेरेंट्स और टीचर को राइट होता है कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पॉइंट बनते हैं, बाकी जो भी टॉपिक आते जाएँगे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते जाएँगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्य और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और समाज के जिम्मेदार व क्रियाशील सदस्य बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या हम लोग उन्हें बोलेंगे समावेशन, मेनस्ट्रीम से जोड़ना, विभेदीकरण या फिर सामाजिकरण? आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा को विकसित कर रहे हैं, समाज के लिए जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बन रही है वो चीज़, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है सोशलाइज़ेशन की सामाजिकरण की। ओके, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? व्यवहार में 2 संस्कृतियों के बीच में हम व्यवहार में थोड़ा अंतर देख पा रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल कारक यहाँ पर हो सकता है? भौगोलिक पृष्ठभूमि, सामाजिकरण, आनुवंशिकता और वातावरण। डेफिनिटली सामाजिकरण ही होगा। व्यवहार में अंतर आ रहा है तो कहीं न कहीं बच्चा अब खुद से सोशलाइज़ हो चुका है या फिर किसी माध्यम से हो चुका है। अगला है सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण और क्या? सबसे पहला है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व व्यक्तित्व का विकास करना, बच्चों में लेबल में समायोजित करना, मतलब उनको ऐसे
क्लासिफाई कर देना एक तरीके से कि ये अच्छा पढ़ने वाला गिफ्टेड बच्चा है या फिर ये स्लो लर्नर है, इस तरीके से। या फिर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करवाना, आंसर आपका क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है? उसका खुद का एक डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट हो जाए, वही सेल्फहुड की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का मीनिंग क्या होता है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो सामाजिकरण आप यही बोलता है कि आप समाज के अकॉर्डिंग क्या हो जाइए, एक सोशलाइज हो जाइए, उस वातावरण में अनुकूलित हो जाइए। सी बिल्कुल राइट है, बड़ों का सम्मान करना सिर्फ यही पॉइंट ज़रूरी नहीं है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना ये भी उसका एक फैक्टर बोल सकते हैं। मानदंडों का सदैव अनुपालन करना ये भी उसका एक की फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट हम लोग मानेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए, आगे बात यदि हम लोग करें तो निम्नलिखित में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? विद्यालय में बच्चा कब प्रवेश करता है? बाल्यावस्था में। तो सोशलाइज़ेशन स्कूल वालों की साइड से कब स्टार्ट होगा? बाल्यावस्था में। और शैशव अवस्था में वैसे ही बच्चों का सोशलाइज़ेशन स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में कब होगा? बाल्यावस्था में आकर। ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे अधिक गहन और सबसे जटिल सामाजिकरण कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में, प्रौढ़ावस्था में, व्यक्ति के पूरे जीवन काल में चलता रहता है, किशोरावस्था। हम लोग बोलते हैं कि जो तनाव की अवस्था होती है, तूफानों की अवस्था होती है, बसंत ऋतु का काल होता है, ये सारे किशोरावस्था होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड बच्चे के लिए एडोलसेंस स्टेज होती है। वी कैन से दैट कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण का काल किशोरावस्था को, एडोलसेंस स्टेज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास को क्या कहा जाता है? वो ही आपकी जो हम लोग एजेंसीज वगैरह पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन हम लोग देख रहे थे, वहीं से पूछा हुआ है। ये पूछ रहा है क्या विकासात्मक सामाजिकरण है, डेवलपमेंटल है? और यहाँ पर बात करें बाद के रिश्तों के लिए, आप पहले से तैयारी कर रहे हो, शादी करने वाले हो, पहले से तैयारी कर रहे हो कि कैसे क्या आपको बिहेवियर में चेंजेस लाना है, दैट इज कॉल्ड अग्रिम सामाजिकरण, प्रत्याशित सामाजिकरण, या फिर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। द्वितीयक आपको पता है समूह संस्था के माध्यम से आप खुद को चेंज करते हैं, प्राइमरी परिवार वाले कर देते हैं, विकासात्मक डेवलपमेंटल आपका जो विकास की अवस्था है उसके हिसाब से चलता रहता है, शैशव अवस्था में कैसे होगा, बाल्यावस्था में कैसे होगा, तो ये सारी चीजें हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं, आपको स्कूल जाना है, आप एक टीचर हैं, ठीक है? आप उस ग्रुप से जुड़ चुके हैं, ग्रुप के सभी लोग जिस प्रकार का ड्रेस है उनका लाइक स्कूल की प्रॉपर एक ड्रेस है, साड़ी है और जेंट्स के लिए कुर्ता, इस तरीके का कुछ ड्रेस है, तो उसका पालन यदि आप लोग कर रहे हैं, तो आप किस स्टेज को फॉलो कर रहे हैं, आप किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं? पहचान को, आज्ञाकारिता को, निर्देश अनुपालन को, अनुरूपता को। इसे बोला जाता है कि आप अनुरूपता को यहाँ पर शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। आपको पता है सोशलाइजेशन सडन नहीं होता है, सोशलाइजेशन को होने में समय लगता है। बच्चा धीरे-धीरे चीज़ों को लर्न करता है, एक्वायर करता है, ग्रहण करता है। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये संबंधित नहीं लग रहा है। अगला है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक-दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है? ये सभी एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे, अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे वहाँ पर। तो एक सामाजिक समूह का इन दोनों के द्वारा निर्माण किया गया, इन सभी लोगों के द्वारा। तो ये सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना था, ये सत्य है। डेफ़िनिटली ये चीज़ आपकी सत्य, आंशिक रूप से सत्य नहीं है, कदाचित सत्य हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते, गलत नहीं है ये। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वो ही मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए कौशल का अर्जन करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग बोल सकते हैं इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सामाजिकरण होना। ठीक है, आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं माना जाता है? समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी तथा सामाजिक कौशल का सीखना, और हमसे पूछा था नहीं, लेकिन ये तो है। दूसरा है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों के अधिग्रहण है, सामाजिक नियमों को स्वीकार करता है। तो ए भी राइट है, सी भी राइट है, डी भी राइट है। बी आपसे बोल रहा है कि बच्चे जो हैं
कहीं न कहीं उनके आस-पास का एनवायरनमेंट भी उन चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो बच्चे डायरेक्टली किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हर एक चीज़ को एनालिसिस करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर सोशलाइज़ेशन को लेकर और प्रगतिशील मॉडल को लेकर यहाँ पर गलत है। चलिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला है प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम यहाँ पर क्या होगा? परिवार होगा। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं तो आप ऐसे आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा? मीडिया, विद्यालय, ये जो मास मीडिया है, समाचार पत्र, बहुत सारी चीज़ें होती है। विद्यालय, परिवार और आस-पड़ोस चारों ही चीज़ें करेगी। तो आपका आंसर ए, बी, सी और डी सारे ही आंसर आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। ओके? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार कर देते हैं। इन दैट केस आप क्या करेंगे? आप पृथक बैठकर व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे कि चलो उच्च जाति वाले इस पंक्ति में बैठेंगे, इस रो में बैठेंगे और निम्न जाति वाले इस रो में बैठेंगे। नॉट पॉसिबल। दूसरा, आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे। आप और सजेशन लेंगे कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे या फिर आप विद्यालय में जो है मध्याह्न भोजन पकाना यहाँ पर बंद कर देंगे। तो देखो आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर मतलब विद्यार्थियों को एक साथ बैठाएँगे, खुद उनके साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत हो जाएँगे। ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से आता है और इसके 2 ऑप्शन बनते हैं। एक तो जब बच्चे नहीं मान रहे हो, तो आप विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनके साथ बैठकर भोजन करिए ताकि उन्हें ये चीज़ समझाइए कि ये जो जाति भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, ऐसी कोई भी चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती है, सभी बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, सभी व्यक्ति बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है? आप उनके साथ खुद बैठकर भोजन करिए, ताकि बच्चों को लगेगा कि हाँ, टीचर हमारे बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, ठीक है? जैसे हमारे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जैसा टीचर दिखता है, बच्चा एज़ इट इज़ वैसा ही बनने की कोशिश करता है, तो जैसा आप व्यवहार करेंगे, बच्चे एज़ इट इज़ वैसे ही बनेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में कौन-सा कथन सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक, एक महत्वपूर्ण कारक, कोई भूमिका नहीं या फिर बहुत थोड़ी भूमिका? बहुत थोड़ी भूमिका, कोई भूमिका नहीं और पहला मुख्य कारक परिवार होता है, तो ये भी गलत। एक ही आंसर आपके पास बचा है कि एक महत्वपूर्ण कारक, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर विद्यालय को हम लोग बोल सकते हैं, सामाजिकरण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त आपको लग रहा है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय करने के लिए एक अच्छा साधन हो सकता है। दूसरा, सामाजिकरण केवल माता-पिता और परिवार के द्वारा ही होता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। गलत है। ये भी गलत है, केवल माता-पिता और परिवार ही कर सकता है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का और विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा साधन है, इसकी डेफिनिशन नहीं है ये, ठीक है? आंसर आपका एक ही बनेगा ऑप्शन नंबर सी जनसंचार माध्यमों की पहुँच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनायकवादी पालन-पोषण शैली की विशेषता नहीं है? अधिनायकवादी की आपसे यहाँ पर बात करें जो हम लोग टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग वहाँ पर पढ़कर आए थे उसकी बात हो रही थी। अधिनायकवादी में क्या होता है माता-पिता जो होते हैं बच्चों के पर अच्छा खासा कंट्रोल भी रखते हैं और प्यार भी अच्छा खासा करते हैं और आपसे पूछा है क्या विशेषता आपको लगता है कि एक पेरेंट्स में या फिर एक टीचर के अंदर नहीं होना चाहिए या वो शैली नहीं होना चाहिए? अत्यधिक दंडात्मक कठोर होना, आज्ञाकारिता की माँग या फिर सज़ा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। तो यहाँ पर बच्चों को सज़ा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान नहीं मिलता है। ये इसकी एक विशेषता हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं होती है। ठीक है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता-पिता को अपने बच्चों को लक्षित और नियंत्रित करने के लिए प्रबंधित करने के लिए दी जाती है जिससे बच्चे जो हैं विशेष रूप से आचरण विकार यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं मतलब बच्चे ऐसी कौन सी थेरेपी है यहाँ पर जो बच्चों को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है ताकि बच्चों का सोशलाइजेशन अच्छे से हो जाए वो किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर से आचरण विकार मतलब उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उससे बच्चों को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कार्यात्मक परिवार थेरेपी, प्रणालीगत थेरेपी या फिर प्ले थेरेपी। तो डेफिनिटली जो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ताकि बच्चे का व्यवहार है उसमें सुधार लाया जा सके। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को
के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। बच्चों को किस प्रकार के रिलेशन मिलेंगे जब वो अपने परिवार के बाहर दूसरे वयस्कों, फ्रेंड सर्कल वगैरह में जाते हैं, तो किस प्रकार से उनके संबंध सुधरेंगे, ये आपसे पूछा गया है। आनंद और खुशी के, कठिनाई और ज़िम्मेदारी के, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पढ़ना और लिखना, स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध, वही पीयर के साथ जब बातचीत होगी उससे रिलेशन बैठेंगे और एक नेतृत्व की भावना का विकास होगा। तो लंबे समय से चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति कौन दे रहा है? आपको ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, स्वतंत्रता, सहकर्मी यानी कि पीयर कनेक्शन और नेतृत्व करना। डी राइट यहाँ पर आपका बिल्कुल होगा। अगले की यदि हम लोग बात करें, चलिए क्वेश्चन हमारे सारे यहीं पर ओवर होते हैं। एक क्वेश्चन शायद बीच में मिस हो गया है। यस, निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनायकवादी पालन-पोषण शैली की विशेषता नहीं है? अत्यधिक दंडात्मक होना, कठोर होना, आज्ञाकारिता की मांग करना और सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान होना। तो अधिनायकवादी पालन-पोषण शैली की जब आप लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सजा के लिए आपको स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, आपको क्लैरिफाई नहीं किया जाता है कि आपको सजा क्यों दी जा रही है। तो ये अधिनायकवादी जो पालन-पोषण शैली है, उसकी एक विशेषता नहीं है। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके। 2 चीज़ें होती हैं, एक अधिनायकवादी होता है और एक अधिकारवादी होता है। तो हमसे अधिनायकवादी के बारे में पूछा है, ठीक है? वही जहाँ पर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये आपका पेरेंटिंग वाला क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ओवर कर रहे हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप पूरा सीटीपी का थ्योरी सेशन जो यहाँ पर पढ़ाएगा इसका पीडीएफ पूरा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 8770803840 पर जाकर आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी प्राप्त करके बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।